हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। आप सभी लोगों का बीइंग आईएएस में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, अच्छे होंगे। आपके साथ हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हिस्ट्री का जो भी था वो हमने आपके साथ डिस्कस किया था। और कल ज्योग्राफी का जो चैप्टर फर्स्ट था वो शाम को अपलोड हो गया था, तो अगर आप लोगों ने उन चैप्टर्स को नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद में आपको चैप्टर थर्ड अच्छे से समझ में आएगा। समझ में वैसे भी आ जाएगा, बट अगर आप चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड देख लेते हैं तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे, फिर चैप्टर फोर्थ पढ़ेंगे, और इससे आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ठीक है। साइंस की जो एनसीईआरटीज़ हैं उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स के मेल आए हैं, तो साइंस की एनसीईआरटीज़ वो कल से या परसों से भी वो स्टार्ट करवाई जाएंगी। और उसके बाद में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन है, और ईमेल आईडी भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अभी बहुत लोगों के पास ईमेल आईडी नहीं है, तो और अगर आप कमेंट करके ही बता सकते हैं तो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है। तो चलते हैं, चैप्टर थर्ड है हिस्ट्री का। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आपको तो पता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आरंभिक नगर। आज में इसमें शायद नगरों की बात की गई है, तो उसमें थोड़ा सा हम देखते हैं। ये थोड़ा सा ऐसे ही है। इसमें कुछ बच्चे जो खेल रहे थे और पास में एक खंडहर था, तो उसमें बच्चों को, उस बच्चे जो है उसको भूतहा घर कहते थे। ठीक है, कहते इसमें भूत रहता है। बचपन में आपको भी ऐसा ही घर कोई मिला होगा जिसमें आपको लगता था इसमें भूत रहता है, क्योंकि जस्ट मेरे पड़ोस के मकान में ना एक घर छोड़ के एक मकान है, उसमें बॉल चली जाती तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहाँ पे जाए। उसमें कहते थे कि उसमें ना भूतनी रहती है। ठीक है, लेकिन वो घर था, बहुत पुराना था। आई थिंक छोड़ के चले गए, क्या हुआ आई डोंट नो। तो उसके बाद में फिर इसकी जो, तो वहाँ के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि इसकी वास्तुकला देखिए। कुछ लोगों ने कहा देखिए कितनी सुंदर नक्काशी है। तो एक महिला ने कहा कि भाई हम मंत्री जी को पत्र लेकर के इसके संरक्षण की बात करेंगे। तो इसी में इस टॉपिक में यही हमको समझना है कि आज से कई साल पहले जो कहानियाँ होती थी, जो चीज़ें जो ये खुदाई के दौरान जो भी पुरातत्व पाए गए हैं, उनका संरक्षण कैसे होता है, या ये चीज़ें हमको कैसे मिली, कहाँ मिली, इनका उपयोग किसने सबसे पहले किया, और कौन कौन सी चीज़ें मिली, इन सब चीज़ों को हम इस आज टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हड़प्पा की एक कहानी है। इसमें कहानी ये है कि जो वहाँ के कुछ इंजीनियर्स थे, आज से 150 साल पहले वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, और उनको एक ऐसा खंडहर मिला। वहाँ पे कुछ अच्छी ईंटें इनको मिल गई। तो उन लोगों ने क्या किया, मतलब ईंटों को निकाल करके रेलवे लाइन बिछा दी। ठीक है, मतलब पूरी पूरी इमारतें नष्ट कर डाली और रेलवे लाइन बिछा डाली। तो कुछ 80 साल पहले जो कुछ पुरातत्वविद थे वो इन जगहों पर गए और इस जगह को ढूंढा, जाना, पहचाना, रिसर्च की। तो इससे पता चला कि जो ये खंडहर है ये उस उपमहाद्वीप का, या इस भारतीय उपमहाद्वीप का जो है सबसे पुराना खंडहर है। ठीक है, मतलब जो यहाँ नगर बसे हुए थे, सबसे पुराने आरंभिक नगर थे। यहीं से ही नगरों का विकास हुआ था। उसके बाद फिर जितने नगर है, जितने खंडहर मिलते गए, फिर उनके संरक्षण की बात होती रही। और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था, जो कि हमने चैप्टर फर्स्ट या चैप्टर सेकंड में पढ़ा भी था। ठीक है। फिर क्या है, इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। देखिए, इन नगरों की विशेषताएं तो बहुत थी। ठीक है, लेकिन कुछ मुख्य विशेषताएं जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन नगरों में दो हिस्से थे, एक तो पश्चिमी हिस्सा, एक जो ऊंचाई में बना होता था, और एक पूर्वी हिस्सा जो कि निचले इलाकों में बना होता था। ऊंचाई वाले हिस्से को हम नगर दुर्ग कहते थे, और निचले हिस्से को निचला नगर कहते थे। और इन दोनों नगरों में जो, मतलब अंदर जो मकान बने होते थे उनके चारों तरफ चार दीवारियाँ होती थी। चार दीवारियाँ मतलब समझ रहे हैं, मतलब नगर बीच में, जो सारे मकान बीच में बने हैं ऐसे ऐसे, और ये चार दीवारियाँ हैं। तो ये चार दीवारियाँ होती थी। इससे क्या होता था, मतलब एक तरीके से बाहरी जो कोई बरसात हुई, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, तो उससे सुरक्षा होती थी। ठीक है, तो उसको अच्छे से, मतलब दीवार बनाई जाती थी ताकि वो दीवारें गिरे ना। और उसके बाद इसमें कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती थी, जैसे कि मोहनजोदड़ो में जो है एक खास तालाब बनाया गया जिसको महान स्नानागार कहते हैं। और कुछ पुरातत्वविदों ने ये बताया कि इसको ईंट और प्लास्टर का मतलब इस्तेमाल करके बनाया जाता है, और इसमें जो इसकी जो नीचे की परत थी जिसमें पानी ना सोखने पाए, पानी रुका रहे, उसके लिए उस पर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई। ठीक है, इसमें दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई उस पुल में उतरने के लिए, उस तालाब में उतरने के लिए। इसमें जो पानी भरा जाता था वो कुएं से निकाल करके, कहीं पास के कुएं से निकाल करके लोगों के द्वारा ला ला के उसमें पानी भर करके उसमें डालते थे। ठीक है, तालाब में। इसके बाद जब इसका उपयोग हो जाता था, जिसमें लोग नहा लेते थे, और तो उसको खाली कर देता था ताकि वो पानी जो है वो भरा रहता तो वो ख़राब हो जाता। ठीक है, उसके बाद फिर ये सब तभी होता था, आई थिंक, जब कोई एक विशेष अवसर, जैसे कि कोई अनुष्ठान है, किसी की शादी है, या कोई राजा महाराजा आ रहे हैं कहीं से दूसरे यहाँ पे, तो ये सब तब होता था।
ठीक है। अब यहाँ पे ये जो देखिए कुछ नगर हैं, जैसे कि कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, ये कहाँ पे लोथल है? गुजरात में है। सुरकोतदा हो गया, ये भी गुजरात में है। चहुंदड़ो हो गया, मोहनजोदारो हो गया, सिंधु नदी है, इनकी 5 झेलम, चेनाब, रावी और सतलज, ये सारी जो नदियाँ हैं ये, इनको हम क्या कहते हैं? 5 फिंगर्स कहते हैं, ठीक है। सोतका को हो गया। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो चलिए अभी से समझ लीजिए कहाँ कहाँ पे, थोड़ा सा दिमाग में इनको ध्यान के रख लीजिए, ठीक है, ध्यान से। फिर ये है कि ये जो नगर हैं ये आधुनिक पाकिस्तान में पंजाब और सिंध प्रांत में, भारत के गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब प्रांत में मिले हैं। इनमें एक अनोखी बात ये मिली है कि इसमें मिट्टी के लाल बर्तन पाए गए हैं, काले रंग के जिस पे चित्र बने हैं, पत्थर की बांट, मोहरे, मनके, तांबे और उपकरण और पत्थर के लंबे लंबे ब्लेड मिले हैं, लंबे लंबे ब्लेड पैने से, ठीक है, वो ब्लेड मिले हैं। ब्लेड कैसे होते हैं वो हम आगे देखते हैं। फिर क्या है कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य शहरों में अग्निकुंड मिले हैं, मतलब कि यहाँ पे यज्ञ हुआ करते थे, ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। फिर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ जो नगर थे उसमें बड़े बड़े भंडार गृह मिले यहाँ, मतलब यहाँ पे जैसे कि लोथल है ये एक बंदरगाह है, तो यहाँ भंडार गृह का होना एक तरीके से कह सकते हो, अगर वहाँ पे लोग थोड़ा सा समझदार थे तो भंडार गृह तो बनाए ही होंगे, क्योंकि जब चीज़ें वहाँ से आती थी बंदरगाह पे तो वहाँ पे उनको स्टोर किया जाता था, तो स्टोर करने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। देखिए ये मोहनजोदारो का जो है महान स्नानागार है, ये देखिए सीढ़ियाँ बनी है, ये पूरा ऐसे दिखता है, ठीक है। ये सब देखिए लकड़ियाँ, सोचिए कितने मजबूत वहाँ तब की ईंटें होंगी जो कि आज तक टिकी हुई हैं। फिर क्या है कि भवन, नाले और सड़कें, तब की भवन और जो नाले थे वो सड़कें थी वो कैसी थी? तो जो घर होते थे वो आमतौर पर 1 से 2 मंजिल के ही होते थे, और घर में एक आंगन जरूर होता था और चारों तरफ उसके कमरे बनाए जाते थे। ये तब के बनाने की एक प्रक्रिया थी, तब का एक ये कह सकते हो कि स्ट्रक्चर था। फिर है अधिकांश घरों में एक अलग से स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे ताकि वो कहीं से बाहर से पानी ना लाना पड़े, घर में ये पानी कुएं से निकाल लिया और अपना खाना वाना बना लिया। कई नगरों में ढके हुए नाले होते थे। नालों को इस तरीके से बनाते थे कि वो ऊपर, मतलब ढलान से, ऊपर से नीचे की तरफ ढलान होती थी ताकि पानी जो है आसानी से बह सके, ठीक है। अक्सर जो छोटी नालियाँ होती थी वो एक बड़े नाले से मिलती थी, और जो एक बड़ा नाला होता था वो जा कर के जो है मतलब समुद्र में या किसी नदी में जाके मिल जाता था। नालों के ढके होने से मतलब इनकी सफाई करने वगैरह करने के लिए बीच बीच में मैनहोल बनाए जाते हैं। आज भी देखिए चाहे दिल्ली हो, जैसे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में ऐसे ही व्यवस्था बनाई जाती है। घर, नाले और सड़कों का जो है निर्माण एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, मतलब एक कह सकते हो कि एक स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस के अकॉर्डिंग करते थे ताकि लोगों को जाने आने में आराम से कठिनाई ना हो, उनको कोई कठिनाई ना हो, आराम से वो एक दूसरे से जगह पे आ जा सकें। देखिए ऐसी नालियाँ होती थी ये, ठीक है, ये नालियाँ ऐसी होती थी, इनके ऊपर ईंटें लगा दी जाती थी, और कहीं पे मेन होल इसमें शायद नहीं दिख रहा है, आई थिंक ये है, ऐसे मेन होल बनता है ताकि वो उस नाली की थोड़ी बहुत जो भी कचरा वगैरह हो रुकता है उसकी सफाई कर सकें। उसके बाद में देखिए ये कुआं है, ठीक है, ये ऐसा कुआं होता था। उस टाइम का नगरीय जीवन कैसा था? जैसे कि आज का जो शहर है, जैसे कि मान लीजिए लखनऊ है, दिल्ली है, तो ये तो बहुत बड़े बड़े शहर हो गए। तो तब भी नगर होते थे, तब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी इमारतें नहीं होती थी, लेकिन हलचल वहाँ भी रहती थी। वहाँ पे लोग आते थे, ठीक है, जो वहाँ के जो शासक थे वो लोगों को दूर दूर भेज भेज करके 15-15, 20-20, 25-25 दिन लगते थे। उसके बाद जब वापस आते थे तो धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें भी मंगवाते थे, ठीक है, सोना चांदी मंगवाते थे। ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ के जो शासक हैं लोगों को दूर दूर भेज करके मंगवाते थे। उस नगर में लिपिक भी रहते थे और जो मोहरों पर लिखते थे, और शायद अन्य चीज़ों पे भी लिखते होंगे जो कि बच ही नहीं पाई होंगी, क्योंकि देखिए पत्थर की जो चीज़ें हैं वही बच पाई हैं, बाकी तो सब ये मान के चलिए न जाने कितने बार, मतलब 700 साल तक ये बना रहा, पानी, बाढ़, सूखा सब पड़ा होगा तो सब नष्ट हो गया होगा। इसके अलावा नगर में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों पे या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से और कहानियाँ। जैसे कि आप भारत में रहते हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो आप यहाँ की कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं जो आप वहाँ बताएंगे जाकर के, तो सेम वैसे ही तब भी होता था। जैसे कि ये एक मोहर है, देखिए इस मोहर के ऊपर चिन्ह में एक खास लिपि लिखी है, देखिए ये खास लिपि, इसको आज भी नहीं पढ़ा जा सका है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का प्राचीनतम उदाहरण, सबसे प्राचीन है ये। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है। और ये जो क्या है, मिट्टी के पके हुए खिलौने। फिर नए नगर और नए शिल्प, तो अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि पता है क्या, ये बाँट है, बाँट जिससे हम तौलते हैं,
ठीक है। तो ये तौलने के रूप में प्रयोग होता था और उसमें से अधिकतम पत्थर शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बनाई जाती थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है। यहाँ से मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं मनके, बाँट और फलक हैं। देखिए ये बाँट हो गया, ये मनके हो गए, ये फलक हो गए। ठीक है। तब के टाइम में सारी चीज़ें ऐसी दिखती थी, ऐसे लोग बनाते थे। इनको बनाते थे, एक पत्थर था, ये देखिए ये पत्थर है, कार्निलियन करके पत्थर है, कहाँ पे गया, हाँ कार्लिनियन करके पत्थर है, इसको बनाते थे उन चीज़ों से। और इसके बीच में छेद करते थे ताकि धागा डाल करके इनकी माला बनाई जा सके और इनको गले में पहना जा सके। गले में पहनते थे, आई थिंक, हाँ गले में पहनते थे। बड़ा सा आपने देखा होगा। उसके बाद में ये एक मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। देखिए कैसे डिज़ाइन बनाई गई है इसके। ठीक है। ये भी देखिए तब के टाइम में फूल पत्तियाँ भी बनाई जाती थी कपड़ों के ऊपर। उसके बाद में फिर लगभग 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान पे और चांदी के एक फूलदान के ढक्कन पर कुछ अन्य तांबों की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। तो इससे ये पता लगाया जाता है कि आज से कम 7,000 साल पहले जो मेहरगढ़ में है कपास की खेती होती थी। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ जो हैं सूत कताई का संकेत हैं। फेंस क्या है वो हम आगे देखते हैं। देखिए इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण जो है विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, जो मतलब उस काम में निपुण होते थे। निपुण समझते हैं मतलब दक्ष, मतलब कि ज्ञाता, काफ़ी विशेषज्ञ। ठीक है। स्पेशलिस्ट उसको बोलते हैं। तो स्पेशलिस्ट ही या पत्थर तराशने के होते थे, मन के चमकाने के होते थे, या फिर पच्चीकारी करने के होते थे। पच्चीकारी समझ रहे हैं, मतलब बहुत ही महीन महीन सा लिखना, बहुत ही महीन महीन सा पत्थरों के ऊपर, मोहरों के ऊपर जो है लिखना होता था। और उसके बाद में जैसे कि आपने बता रहे, ये कह रहे हैं कि मतलब दाढ़ी देख लीजिए कितनी अच्छी बनाई है, तो वो तो बनाई ही है। वैसे दाढ़ी वो है नहीं, उसे लग रहा है कि कोई मुकुट पहना है वो नीचे से, मतलब वो क्या कवच टाइप का। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। बिल्कुल वो नहीं हो सकता है, कुछ ही स्पेशलिस्ट होते हैं। और महिलाएं भी उस टाइम के दौरान भी काम करती थी। दोनों लोग मिल करके इन चीज़ों में काम करते थे। तब शायद मतलब पैट्रियार्की उतना नहीं होती होगी। दोनों लोग मिल के काम करते थे, महिलाएं भी काम करती थी, पुरुष भी काम करते थे। देखिए फेंस ये है कि इसमें बालू और या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को जो है गोंद में मिला करके उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती थी? मन के, चूड़ियाँ, बालें, छोटे बर्तन तक की बनाए जाते थे। ठीक है। उसके बाद में कच्चे माल की खोज कहाँ से होती थी सब बनाने करने के लिए? जैसे कि कपास आज से 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में उत्पादन होता था उसका। तो कुछ तो प्राकृतिक चीज़ें हैं। ठीक है। जैसे कच्चा माल उनको कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप में मिलें या फिर किसी किसान या पशुपालक के द्वारा उत्पादित की जाती हों। ठीक है। जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें से फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, ये इंसानों द्वारा हो गया। और ये जो अयस्क वगैरह हैं ये प्राकृतिक हो गई, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिली हैं। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी ये सब चीज़ें क्या करते थे, इनको दूर दूर से मंगाते थे। कुछ तो वहीं मिल जाती थी, लेकिन जो चीज़ें नहीं मिलती थी उनको क्या करते थे, इम्पोर्ट करते थे वहाँ से, दूसरी जगहों से। उसके बाद यहाँ के लोग जो है तांबा जो है मंगाते थे कहाँ से? राजस्थान से। और यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश है ओमान, वहाँ से तांबा आयात किया जाता। मतलब दूर है, कोई पास में नहीं है, तो वहाँ से भी तांबा ये लोग मंगाते थे। कहाँ मंगाते थे? हड़प्पा, मतलब ये पाकिस्तान। और इसके यहाँ कितना दूर है पाकिस्तान से ओमान, फिर भी वहाँ से तांबा मंगाया जाता था। और कांसा बनाने के लिए तांबे और धातु टिन का आयात जो है, इनको मिला करके कांसा बनता है। ठीक है। तांबा और टिन से कांसा बनता है। इसके लिए क्या करते थे, ईरान और अफ़गानिस्तान से आयात किया जाता था। सोने का आयात कर्नाटक, आज का कर्नाटक जो है, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। ये एक मोहर मिली है। ठीक है। नगरों में रहने वाले लोग कैसे खेती कैसे करते थे? देखिए तब के लोग अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के लिए सामान देते थे। सिंपल सी बात है, जो शासक लोग हैं वो तो खाना उगाएंगे नहीं, वो अपने सैनिकों से खाना नहीं उगाएंगे। वो तो डिपेंड है किस पे, जो भाई गांव में रहते हैं, जो चरवाहे हैं, उन पे जो भी वो उगाएंगे वो राजा जी के पास लेके जाएंगे और राजा जी खुश होकर के उन्हें कुछ सोना चांदी या जो भी है वो देंगे, या उसके बदले में उनको पैसे देते थे। ठीक है। फिर जैसे कि पौधों के अवशेषों से लगता है कि
गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग क्या क्या करते थे? गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, मतलब ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो कि हम लोग आज भी मतलब उनका यूज करते हैं। तो ये बहुत पुराने समय से मतलब उगाई जा रही हैं, है ना। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, क्योंकि ये तो वो ऐसा हल नहीं है, लेकिन ये एक खिलौना है, ठीक है, जिससे कि समझा जा सके। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि प्रायः वह लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसीलिए लोग संभवतः जो है पानी का संचयन करते थे और ज़रूरत पड़ने पर उनसे फसलों की सिंचाई करते थे। अब आप अगर आप ये कहते हैं कि भाई मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है तो सब नदी के किनारे बसे थे। देखिए, नदी के किनारे बसे थे वो ठीक है ना, लेकिन नदी के पास में थोड़ी बसे थे। अब नदी के पास अगर बसेंगे तो बाढ़ आ जाएगी और सब डूब जाएगा, क्योंकि बाढ़ तो आती होगी बरसात के मौसम में, तो है नहीं कि वो पानी बाढ़ नहीं आती होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो बहुत नदी से पास में नहीं बसते थे, नदी से एक डिस्टेंस मेंटेन करके, ताकि उन मतलब नदी के पास में भी रहें और नदी से दूर में भी रहें। तो जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी मिलेगी वहीं तो वो खेती करेंगे। ये तो है नहीं कि भाई नदी के पास अगर है तो वहाँ पे बालू, वहाँ पे खेती कहाँ से हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि नदी के पास में, तो फिर सूखा कैसे पड़ता होगा। देखिए, नदी के पास रहना और नदी के पास रहना अंतर है इसका। तो इसीलिए वो लोग जहाँ पे उपजाऊ मिट्टियाँ मिलती थी वहाँ पे खेती करते थे। तो उन खेती की सिंचाई के लिए पानी वो इकट्ठा करते थे और उसी से सिंचाई करते थे। कभी कभी पानी नहीं मिलता था तो वो लोग दूर दूर जाते थे जहाँ पे उनको पानी मिल सके। ठीक है, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरियाँ पालते थे और आसपास के तालाब और चरागाह होते थे। एक सेकेंड, थोड़ा सा, हाँ। तो आसपास के जो तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंड के लिए चारा पानी के लिए उनको दूर दूर तक जाना पड़ता था, क्योंकि भाई गर्मियों में वो जो तालाब जो होते थे वो सूख जाते थे। ठीक है, उसके बाद में वे जब दूर कहीं निकलते थे तो बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का एक सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। देखिए, गुजरात में भी एक धौलावीरा नामक नगर मिला है। हड़प्पा जो नगर है वहाँ पे जो जो था नगर बसने का जो तरीका था वो दो भागों में बांटा था। एक तो ऊंचाई पे जो था नगर दुर्ग और निचला नगर। ठीक है, यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर साफ पानी मिलता था, ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे, खुला मैदान भी था, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खोदा पाया गया है। मतलब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा पाया गया है और इन पत्थरों को क्या किया जाता था, लकड़ी में जड़ा दिया जाता था, मतलब लकड़ी में ठूंक देते थे, चिपका देते थे। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। ठीक है, हड़प्पा के लेख कहाँ पाए जाते हैं? मोहर जैसी छोटी वस्तुएं, जो मोहर होती थी ना, ये छोटी सी मोहर ऐसे इस पे लेख पढ़ते थे हड़प्पा के। लेकिन धौलावीरा में क्या हुआ है, धौलावीरा में हड़प्पा लिपि के जो है ना बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए पत्थर मिले हैं, जो संभवतः जो है हड़प्पा काल के हैं और उन्होंने क्या किया है, लकड़ी के ऊपर चिपका दिया है। ठीक है, ये जो है काफ़ी अनोखा अवशेष है। उसके बाद में ये क्या है, ये लोथल बंदरगाह है। गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसे लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है। इस भंडार गृह से हम लोगों को कई मोहरें, मुद्रांकन या मोहरबंदी मिले हैं। मोहरबंदी पता है, गीली मिट्टी पर दबाव बनाने से उसकी छाप पड़ जाती थी। ये सब है आज से 7,000 साल पहले। मतलब कितना दिमाग होता था कि मतलब मोहर लगा दो और अगर वो चीज़ टूट जाए तो मान के चलिए उस चीज़ के साथ में छेड़छाड़ की गई है, और अगर मोहर वैसे ही पहुंची रहे तो ये मान के चलो कि छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये बंदरगाह है। यहाँ पे क्या होता था, समुद्र के रास्ते आने वाली जो नावें थी वो यहाँ पे रुकती थी और यहाँ पे सामान वगैरह उतारा जाता था। उसके बाद में यहाँ पे एक इमारत मिली जहाँ पे मनके बनाने का काम होता था और पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर मिली हैं। ठीक है, इसलिए आस लगाई गई है कि वहाँ पे ये काम भी होता होगा। देखिए, मोहर ऐसी होती थी। ठीक है, इसी को जो है मोहरों का प्रयोग सामान के भरे डब्बों पर या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था।
थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। उनके जो जैसे कि भाई ये बैग है, अब इसको बंद कर दिया गया तो यहाँ पे गीली मिट्टी की मोहर लगाई जाती थी। कहीं भी लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, जिससे कि अगर वो सील टूट जाती है तो ये मान के चलते थे, जो छाप थी वो टूट जाती थी तो मान के चलते थे कि इसके साथ छेड़छाड़ हुआ है। अगर नहीं टूटती थी तो भाई आराम से सामान पहुँच गया है। अब इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, जिस पे एक रहस्य है, मतलब अभी भी एक सीक्रेट बना हुआ है ये चीज़। ये माना जाता है कि आज से 3900 साल पहले अचानक से इन लोगों ने नगर को छोड़ दिया, मोहर बांट और इन सब का प्रयोग बंद कर दिया। जो इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट मतलब इम्पोर्ट का जो कार्य है वो मतलब आयात करने का वो काफ़ी कम हो गया, आयात करना बंद कर दिया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरों के ढेर लगने लगे, जल प्रणाली नष्ट हो गई। अब कोई पता नहीं कोई बेकार सा शासक होगा जिसने ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे रोड पे ही, सड़क पे ही। ठीक है, अब ये पता नहीं क्यों हुआ, ये काफ़ी विद्वानों का कहना है, मेरा नहीं कहना है, मुझे तो सच में नहीं पता, बट ये काफ़ी विद्वानों का कहना है कि ये सब क्यों हुआ अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। नदियाँ सूख गई थी, अचानक से कहाँ से सूख गई। अब ये कहा जाता है कि जंगलों का विनाश हो गया था और इसका कारण ये हो सकता है कि भाई ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ी और इससे क्या हुआ है, मवेशी और बड़े बड़े झुंडों के चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। इससे क्या हुआ, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। देखिए सिंपल सी बात है, अभी भी हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपको बाढ़ से बचना है ना तो अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है वहाँ पेड़ लगा दीजिए, बाढ़ आना एक कह लीजिए बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोग एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा। फिर जब सब खत्म हो गया तो फिर बाढ़ आ गई और इसके कारण जो है वो सभी के सभी नगर डूब गए और सूखा पड़ा। ये सारी चीज़ें तब के ज़माने में हुई, क्योंकि 700 साल कोई भी सभ्यता रही हो तो ये सब होना लाजमी है, क्योंकि धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हुआ। वहाँ की जो चीज़ें थी, जहाँ ये लोग रहते थे उनके आसपास की जो चीज़ें थी उनको नष्ट किया और वहाँ पे नदी के पास में ही रहते थे तो वहाँ पे बाढ़ आना शुरू हुई और धीरे धीरे नगर सारे ख़त्म हो गए। तो वहाँ से ये लोग पलायन कर गए, मतलब वहाँ से ये लोग निकल गए और दूसरी जगह जा कर के बसें। ठीक है, सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं, कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां बसा करके रहने लगे थे। ये आपको पता होगा, ये पिरामिड है जो मिस्र में पाया जाता है और जिनको मतलब जो राजा जो लोग हैं ये मरने के बाद में इनको यहाँ पे दफनाया जाता था। दफना के एक मम्मी बनती थी, ठीक है, जिसे उसको क्या बोलते हैं, पिट क्या बोलते हैं, कुछ कॉकपिट क्या होता है, तो उसको मम्मी बनाते थे। उसके आपने पिक्चर्स देखी होंगी, मम्मी द मम्मी करके आती हैं, हॉलीवुड की हैं ये। तो उसमें उसके ऊपर एक वो रखा जाता था और में मम्मी को बंद कर दिया जाता था और उसके बाद में जो उनकी फेवरेट चीज़ें थी, इवन उनकी दास दासियाँ को भी मतलब जिंदा चुनवाया जाता था कि भाई अब तुम्हारे राजा जी मर गए, तुम्हारी रानी जी मर गई हैं, अब आप जाओ उन्हीं के साथ में अंदर दफन हो जाओ, ये होता था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था वो इतना ही। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ तिथियाँ हैं उनको देख लेते हैं। मेहरगढ़ में जो कपास है वो 7000 साल पहले शुरू हुआ था। नगरों का आरंभ आज से 4700 वर्ष पहले हुआ था। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले हुई थी और अन्य नगरों का विकास जो है लगभग 2500 साल पहले हुआ था। तो ये था आज चैप्टर 3 का एक एनालिसिस, या आपको समझाने के लिए जो चैप्टर 3 है वो डिस्कस किया गया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और चैप्टर 4 के साथ में हम आपको कल सुबह मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। ठीक है, और हाँ, और जल्द ही जो हमारा लेक्चर है ज्योग्राफी का, हो सकता है वो अभी रात में अपलोड करें क्योंकि अभी लेट हो गया है। आज थोड़ी सी तो कुछ तबीयत सही नहीं थी, इसीलिए थोड़ा सा अभी शाम को अपलोड कर रहे हैं। और इजराइल और फ़िलिस्तीन पे हमने वीडियो बनाया है, उसमें जो उनका बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड जो है वीडियो बना है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें ऐड करी गई हैं। आपको जो वीडियोज़, वो ऐसा वीडियो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने एक वेबसाइट के थ्रू उसके जो कंटेंट थे, एक एक चीज़ मैंने पढ़ के जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो मैंने उस वीडियो में डाली हैं। तो आपको अगर अच्छा लगे तो उस वीडियो को पूरा देखिए और मुझे बताइए कि वो वीडियो आपको कैसा लगा। और इस वीडियो के बारे में बताइए, जो प्रॉब्लम हुई हो ना, जो चीज़ समझ में ना आई हो, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते।